3 अक्टूबर की सुबह जब कई जर्नलिस्ट के घर अचानक से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा रेड की गई। यह रेड थी न्यूज़ क्लिक नाम के इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज़ पोर्टल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े पत्रकारों के ऊपर। कई जर्नलिस्ट को यूएपीए के तहत अरेस्ट भी किया गया, यहाँ तक कि उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी जब्त कर लिया गया। और दिल्ली पुलिस ने इस रेड की वजह बताई फॉरेन फंडिंग। इस फंडिंग के बारे में अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया, न्यूज़ क्लिक हैज बीन फाइनेंस्ड बाय नेविल रॉय सिंघम फॉर पब्लिशिंग और प्रोपेगेटिंग प्रो चाइनीज एजेंडा। नेविल रॉय सिंघम एक अमेरिकी बिजनेसमैन और सोशल एक्टिविस्ट है जो इंडिया और बाकी देशों में अपने फंडिंग नेटवर्क के जरिए प्रो चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। दिस इज द बिगेस्ट क्रैकडाउन ऑन इंडियन प्रेस बाय इंडियन स्टेट। वैसे देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस को इस तरह निशाना बनाया जा रहा है। तारीख 25 जून 1975, जगह बहादुर शाह जफर मार्ग, जहां लगभग सभी मीडिया हाउसेस के दफ्तर हुआ करते थे। शाम का समय था जब मीडिया हाउसेस में न्यूज़पेपर प्रिंट करने की तैयारी चल रही थी। तभी अचानक से पावर कट हो जाता है और न्यूज़पेपर के ऑफिस पर रेड डाली जाती है। बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर सीज कर दिए जाते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है तथा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लगभग 200 जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके साथ ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज़ को बैन कर दिया जाता है। कुछ दिनों तक देश के लगभग सभी मेजर पब्लिकेशन कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाते हैं। 2 दिन बाद 28 जून को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पब्लिकेशंस को रिज्यूम किया और फ्रंट पेज पर 2 दिन पेपर न पब्लिश करने के लिए लोगों से क्षमा मांगी। इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक श्री रामनाथ गोयनका जी ने सरकारी सेंसरशिप की उस चाबुक से डरने की बजाय खुलकर विरोध जताया और एडिटोरियल पेज को ब्लैंक छोड़ दिया। यह उदाहरण था कि मौन कितना ताकतवर हो सकता है, जो आज तक याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। प्रेस, जिसे लोकतंत्र का 4th पिलर कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पब्लिक रिलेटेड इमरजेंसी सोशल सर्विस, अर्थात जनता से संबंधित आपातकालीन समाज सेवा। भारतीय संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में निहित है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बोला कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को स्पेशल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए प्रेस और एक सिटीजन के लिए इक्वल है, जो दोनों को समान रूप से अपने विचारों को स्वतंत्रता से रखने की आज़ादी देता है, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा मिलता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने का मौका देकर हमारे देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। आरएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख न्यूज़पेपर्स, 380 टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं। इसके बावजूद कहा जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज इन क्राइसिस सिंस 2014। रिपोर्ट में कहा गया कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण जर्नलिस्ट अपनी बात को खुलकर बोलने से डरने लगे हैं। इसको प्रूव करने के बहुत सारे इंसिडेंट हमारे सामने मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक धोखाधड़ी के मामले का हवाला देकर सीबीआई ने एनडीटीवी के ऑफिस और उसके फाउंडर प्रणब रॉय के घर पर छापेमारी की, जिसे एनडीटीवी की तरफ से आए बयान में इसे बदले की भावना से लिया एक्शन और मीडिया पर हमला बताया गया। टेररिस्ट फंडिंग के केस में अक्टूबर 2020 को इंग्लिश न्यूज़पेपर ग्रेटर कश्मीर के ऑफिसेज में रेड की, जिसे क्रिटिसाइज करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बीजेपी की पालतू एजेंसी बन गई है, जब चाहे किसी को भी टेररिस्ट फंडिंग के केस में धमकाने लग जाती है। मोदी सरकार द्वारा कोविड के समय किए गए मिसमैनेजमेंट पर रिपोर्टिंग करने के लिए जुलाई 2021 में दैनिक भास्कर के मीडिया ग्रुप के ऑफिस को आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा खंगाला गया। जनवरी 2022 में कश्मीर प्रेस क्लब को फोर्सफुली आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा बंद कराया गया। फरवरी 2023 बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा छापेमारी की गई। वजह थी सिर्फ बीबीसी के द्वारा मोदी और 2002 के गुजरात के दंगों के कनेक्शन के ऊपर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री, जिसकी स्क्रीनिंग पर भी भारत सरकार ने रोक लगा दी थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे किसी भी लिंक और क्लिप को हटाने के लिए इमरजेंसी लॉज को भी लागू कर दिया गया।
जिसकी न्यूयॉर्क बेस्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच ने कड़ी निंदा की। इस ऑर्गेनाइजेशन की साउथ एशिया डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने कहा कि बीबीसी द्वारा दिखाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करना सरकार द्वारा अपनी आलोचना को रोकने का एक और प्रयास है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो इन्हीं कारणों की वजह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 28 पायदान लुढ़ककर 161 हो गई है, जो 2016 में 133 थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2002 से हर साल रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। RSF एक पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बता दें कि 2002 में जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी तब इंडिया की रैंक 80 थी, जो आज 2023 में लगभग डबल हो गई है। वहीं 2016 से देखें तो इस रैंक में कंटिन्यूस गिरावट होती जा रही है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में यह गिरावट हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। पिछले कई वर्षों में इस इंडेक्स में गिरावट की वजह मेन स्ट्रीम मीडिया का पॉलिटिकल पार्टी से अधिक जुड़ाव है, जिससे मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। क्योंकि लोकतंत्र और मीडिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात फ्री प्रेस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इंडिया में पत्रकार और मीडिया कर्मियों पर हमला रोजमर्रा की हकीकत बन गए हैं। द वायर में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से लेकर अब तक 16 पत्रकारों पर UAPA की धाराएं लगाई गई हैं। इनमें से 7 पत्रकार अभी भी जेल में बंद हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसका उद्देश्य वैसे तो भारत में गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है, लेकिन 2019 में किए गए अमेंडमेंट ने भारत सरकार को यह खुली छूट दे दी कि वह बिना किसी फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस के किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट घोषित कर सकती है या कहें इसके तहत FIR करके अरेस्ट कर सकती है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच में UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए 97.5% लोग अभी भी ट्रायल की प्रतीक्षा में जेल में बंद हैं। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट स्कोर 1975 से 1995 के बीच 0.59 से 0.69 था। 2015 में यह स्कोर 0.72 था, लेकिन 2020 में यह स्कोर घटकर 0.61 हो गया, जो कि 1975 में इमरजेंसी के स्कोर के लगभग बराबर है। इसका मतलब है कि लोगों का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के प्रति विश्वास कम हुआ है। GSOD की रिपोर्ट के अनुसार रिलीजियस फ्रीडम स्कोर 1975 से अब तक के समय के सबसे लोएस्ट स्कोर में से एक है, जो इंडिया को इंडोनेशिया और श्रीलंका के बराबर लाके रख देता है। 2021 में वीडेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की ओर अग्रसर हो रहा है। In 2021, the Institute for Democracy and Electoral Assistance also classified India as a backsliding democracy, अर्थात इंडिया धीरे धीरे ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि आप कैसे देश में रहना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री या ऑटोक्रेटिक कंट्री। भारत में प्रेस की भूमिका और उसकी ताकत को रेखांकित करते हुए अनवर इलाहाबादी ने कहा था, न खींचो कमान न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। इसका आशय यही था कि कलम तोप व तलवार तथा अन्य किसी हथियार से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि कलम की सजगता के कारण न केवल भारत में बल्कि अनेक देशों में कुछ दशकों के भीतर बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो सका, जिसके चलते बड़े बड़े उद्योगपतियों, नेताओं तथा विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों को एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आना पड़ा। कलम की ताकत के चलते ही कुछ मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों तक को जेल जाना पड़ा। लेकिन आज जो हमला फ्रीडम ऑफ प्रेस पर है, कल वही आपके बोलने या कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर भी हो सकता है। आज देश में जो असली मुद्दे हैं, जिनको इंडिपेंडेंट मीडिया खुलकर आपके सामने तथ्यों के साथ पेश करती है, उसी प्रेस को आज बुरी तरह अलग अलग एक्ट लगाकर मुंह बंद करवाया जा रहा है और गोदी मीडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए यह खतरा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।